So today we will do how to use arrays inside a class. तो एक क्लास आप जब क्रिएट करते हो सी प्लस प्लस में, उसके अंदर आप एक एरे कैसे क्रिएट करते हो, कैसे उसको यूज करते हो, दैट इज व्हाट वील डू टुडे. ठीक है, एक बार कंफर्म कर दो दैट आई एम ऑडिबल, देन विल स्टार्ट. अब जो आप एरेज क्लास के अंदर यूज करते हो, वो एरेज आपके 1D भी हो सकते हैं, 2D भी हो सकते हैं. इट कुड बी a string also, that is a character array. So we have the topic as arrays as data members, या फिर आप कह सकते हो arrays inside a class. ठीक है, तो ये कैसे यूज करते हैं. फाइन, बट बिफोर वी यूज दैट मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊंगी यहाँ पर कि एरे को सी प्लस प्लस में क्रिएट करने का एक तरीका होता है कि आप यहाँ पर लिखते हो इंट a50. ठीक है, आपने मान लो क्या लिखा, इंट a50, दैट मीन्स एक साइज 50 दे दिया आपने एरे का, तो यहाँ पे जो एरे क्रिएट होगा उसका साइज होगा 50 एलिमेंट. ओके, सो अगर आपको एक एरे लेना है सी प्लस प्लस में, तो आप एरे कैसे डिक्लेयर करते हो? आप डेटा टाइप लिखते हो, एरे का नाम लिखते हो, स्क्वायर ब्रैकेट में साइज लिखते हो, राइट. सो हमने यहाँ पर एरे का नाम दिया a, साइज दे दिया 50, दैट मीन्स 50 इंटीजर्स कैन बी stored in this. तो हम इसमें 50 इंटीजर्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं. पर इसमें क्या होता है कि ये जो साइज आपने दे दिया, ये तो मैक्सिमम साइज है. अब इससे ज्यादा मैं ले नहीं पाऊंगी. अगर मुझे 52 एलिमेंट स्टोर करने हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपने मेमोरी एलोकेट 50 के लिए की है. और अगर आप इसमें 10 या 12 स्टोर कर रहे हो, बाकी की मेमोरी क्या हो रही है? वेस्ट. वी हैव वेस्टेज ऑफ मेमोरी. सो ये जो एरे क्रिएट होता है ड्यूरिंग कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम, जिसे हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं. सो व्हेन योर एरेज आर क्रिएटेड at the time of compilation, when the memory is allocated statically, उस टाइम पे हमारे पास दो प्रॉब्लम्स आ सकती है. एक तो हम साइज इंक्रीज नहीं कर सकते, दूसरा वेस्टेज ऑफ मेमोरी इज देयर. तो उससे बेटर रहता है कि एरे जो है वो डायनामिकली क्रिएट कर लिया जाए. सो इफ यू हैव टू डायनामिकली क्रिएट एन एरे, सो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फॉर एन एरे. So if I have to dynamically allocate memory for an array, तो वो आप कैसे करोगे? So dynamically memory कैसे allocate होगी? हम यहाँ पर data type लिखेंगे, स्टार लगाएंगे, पॉइंटर का नाम लिखेंगे, and we put a semicolon at the end. ठीक है, सो आपने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया. फॉर एग्जाम्पल आपको एक इंटीजर एरे बनाना है, तो आप एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करके रख सकते हो. हमने किया था लास्ट क्लास में भी कि पॉइंटर क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करता है. सो यहाँ पर ए क्या हो गया, एक पॉइंटर विच विल एलोकेट और विच विल नॉट एलोकेट, विच विल स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर लोकेशन. अब इसमें एड्रेस कैसे आएगा? सी प्लस प्लस में वी हैव अ कीवर्ड कॉल्ड न्यू. सो न्यू कीवर्ड होता है जिसकी हेल्प से हम मेमोरी डायनामिकली एलोकेट कर सकते हैं. सो मैंने लिखा a इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर आपने साइज दे दिया. ठीक है, अब इससे हम पहले यूजर से पूछ सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए. जितने उसको चाहिए एग्जैक्टली उसी साइज का एरे आप डायनामिकली क्रिएट करवा सकते हो. सो इट कैन बी डायनामिकली क्रिएटेड सो दैट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि भाई 50 दे दिया तो आप 55 नहीं ले सकते. अब जितना यूजर बोलेगा उतना साइज हम यहाँ पर ले सकते हैं. तो मैं आपको एक क्लास क्रिएट करके दिखाऊंगी अभी, जिसके अंदर हम एरे लेंगे और हम वो एरे बनाएंगे डायनामिकली. ठीक है, एक कंसेप्ट हम यहाँ पे और यूज करेंगे जो कि होगा आउटलाइन फंक्शंस का. अभी तक हमने जितनी क्लासेस बनाई, हमने फंक्शंस कहाँ पे बनाए? क्लासेस के अंदर. सो व्हेन यू डिफाइन अ फंक्शन इनसाइड अ क्लास, ठीक है, तो वो इनलाइन होता है. बाकी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इनलाइन आउटलाइन फंक्शंस क्या होते हैं. बट आज हम एक चीज देखेंगे कि हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे क्लास के अंदर, लेकिन डिफाइन करेंगे बाहर. सो उन्हें आउटलाइन फंक्शंस कहते हैं. इनलाइन एग्जैक्टली क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे लेटर. अब कैसे करते हैं कि डिक्लेयर अंदर हो और डिफाइन बाहर? ठीक है, हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट पॉसिबल? उसके लिए हम पहले अपना कंपाइलर खोल लेते हैं. लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड एंड देन डिस्कस हाउ इज दैट पॉसिबल. सो लेट्स मेक a new window and let's start with the code. So this is my C++ compiler which I'm using. आप VS Code में कोड कर सकते हो, कोड ब्लॉक में कोड कर सकते हो,
टर्बो सी में कोड कर सकते हो, डेव सी प्लस प्लस में कोड कर सकते हो, विच एवर यू वांट टू यूज। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोड करेंगे। सो वी हैव टू कोड ओवर हियर। सबसे पहली चीज मैं ऐड करूंगी यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std। अब आप यहाँ पे क्लास बनाना चाहते हो। एरेस को एरे भी बोलते हैं या वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो एरे कोई कीवर्ड नहीं होता, तो मैं क्लास का नाम भी एरे दे सकते हो। सो इट्स नॉट अ कीवर्ड। सो आपने सीधा क्या लिख दिया, क्लास एरे। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्राइवेट सेक्शन है वहां पर मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इसके साथ एक और डिक्लेयर कर लिया वेरिएबल n, जो कि ये बताएगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स मुझे चाहिए। ठीक है, हाँ, एरे जो है वो हमेशा आपका लूप में इनपुट होगा ना, सिंगल एलिमेंट तो होता नहीं है। अगर आपका एक एरे 10 साइज का है तो पहला एलिमेंट जो है वो 0 पोजीशन पे होगा, अगला 1 पोजीशन पे होगा, फिर 2 पोजीशन पे होगा, एंड सो ऑन, यू हैव टू गो ऑन लाइक दैट, है ना। सो आप इसके अंदर जब फंक्शंस बनाओगे, अगर आप इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना रहे हो या आप इनपुट फंक्शन बना रहे हो, सो लेट्स से आई वांट टू मेक इनपुट फंक्शन, तो मैंने लिखा वॉइड इनपुट और यहाँ सेमीकोलन देके छोड़ दिया, फिर यहाँ पे लिखा void show सेमीकोलन देके छोड़ दिया। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया है क्लास के अंदर। डिक्लेयर करके छोड़ दिया, डिफाइन बाहर कर सकते हैं। जब बाहर डिफाइन करना होता है तो क्या करना पड़ता है, void क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन इनपुट। सो दिस इज हाउ यू राइट इट। सो बस इतनी सी चीज है। ठीक है, आप चाहो तो अंदर भी बना सकते थे, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू समथिंग न्यू इन केस ऑफ दिस फंक्शंस। और फिर इसको हम चाहें तो मेन के नीचे भी बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मुझे इसको मेन के ऊपर ही बनाना है, क्योंकि आप क्लास में बता चुके हो कि इनपुट नाम का फंक्शन है। अब इसको हम मेन के नीचे लास्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उससे पूछा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, और वो मैंने इनपुट करा लिया n में। अब मुझे मेमोरी एलोकेट करानी है। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, न्यू इंट n, देख रहे हो। सो मैंने पूछा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, उसको इनपुट कराया n में, और फिर एरे को मेमोरी एलोकेट कराई एज पर n, जितना यूजर को चाहिए उसी के अकॉर्डिंगली हमने मेमोरी एलोकेट करा ली। और फिर उसको पूछा एंटर दी एरे एलिमेंट्स। अब एंटर दी एरे एलिमेंट्स, एरे कोई एक चीज तो है नहीं, एरे में तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो वो उसकी पोजीशन के हिसाब से आएंगी। तो हमने यहाँ पे लूप लगा लिया सी इन ए आई। ठीक है, सो आई डू इट लाइक दिस। सो मैंने यहाँ पर इसको इनपुट करवा लिया। सो ये मेरा इनपुट फंक्शन है, जिसमें पहले पहले मैंने यूजर से पूछा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, वो n में ले लिया, फिर मेमोरी एलोकेट कराई डायनामिकली, फिर लूप लगाया, और पहले एक नंबर जो है वो a0 पे आ जाएगा, फिर a1, फिर a2, a3, a4, जितने भी आपके नंबर्स हैं एक एक करके इनपुट हो जाएंगे। सिमिलर वे व्हेन यू हैव टू शो इट, तो आप यहाँ पे लिखोगे void array scope resolution show, और इसके अंदर हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं array is, now it's not a single value, we have multiple values in it. So again, जब प्रिंट भी कराना हो, so basically इसको हम क्या कहते हैं, array traversal. So array जब भी आप input कराओगे या print कराओगे, means when you have to process each element exactly once, you must do it with the help of loop. So loop की help से ही हम उसको show कर सकते हैं। So मैंने बीच में थोड़ा space दे दिया elements के, और जब पूरा खत्म हो जाए तो न्यू लाइन दे दिया। अब आप इसको यूज करके देखो। इसको यूज करना बहुत सिंपल है। आपने एरे के दो ऑब्जेक्ट्स लिए, लेट्स से p कॉमा q। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे थे वैसे अभी भी करोगे। आपने p डॉट इनपुट लिखा, q डॉट इनपुट लिखा, देन यू राइट p डॉट शो, q डॉट शो, एंड दैट्स इट। तो इसमें मेरे दो एरेज इनपुट किए जाएंगे और दो एरेज प्रिंट कराए जाएंगे। सो लेट्स एग्जीक्यूट एंड सी हाउ डज इट वर्क। सो ये मुझसे पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। लेट्स से मेरे पहले एरे में 4 नंबर्स हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट करने हैं, सो आई एंटर दिस। फिर उसने पूछा दूसरे एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, लेट्स से 7, एंड देन फिर से मुझसे पूछा गया कि कितने एलिमेंट्स आपको
इनपुट करने हैं। सो आई एंटर 7 और उसके बाद उसने शो कर दिया कि एरे इज दिस एंड देन सेकेंड एरे इज दिस। सिंपल। सो आप ऐसे एरे को एज अ डेटा मेंबर भी ले सकते हो क्लास के अंदर। स्टैटिकली भी एलोकेट कर सकते थे, डायनामिकली भी कर सकते हैं। मैंने डायनामिकली इसलिए किया ताकि जितनी जरूरत हो एग्जैक्टली उतनी ही मेमोरी एलोकेट हो। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो हम पहले से ही कोई साइज देकर भी उसको मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं। वी कैन डू इट दैट वे ऑल्सो। तो ये आपका कोड हो गया जहां पर वी आर क्रिएटिंग एन एरे डायनामिकली इन द क्लास। और इसमें आप चाहो तो एक डिस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, क्योंकि जब हमने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर्स किए थे, ठीक है, तो उसमें डिस्ट्रक्टर में करने वाला कुछ काम था नहीं तब आपके पास, लेकिन अब हमारे पास एक काम है। वैसे तो अपने आप भी वो चीज हो जाती है, बट एज अ प्रोग्रामर यू कैन डू इट, विच इज डीएलोकेटिंग द मेमोरी एलोकेटेड टू यू इन द प्रोग्राम। तो आपके एरे को जो भी मेमोरी एलोकेट की गई है ड्यूरिंग द प्रोग्राम, आप उस मेमोरी को फ्री कराना चाहते हो तो आप डिलीट ए लिख सकते हो। और इसका कंस्ट्रक्टर अगर आप बनाना चाहो तो उस कंस्ट्रक्टर में हम इनिशियली एन को 0 कर सकते हैं कि भाई जब तक इनपुट नहीं होता तब तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 0। सो कंस्ट्रक्टर में मैंने n को 0 कर दिया। फिर जब इनपुट होगा तो मेमोरी एलोकेट होगी और आपका एरे क्रिएट हो जाएगा। और जब डिस्ट्रक्टर इसके लिए काम करेगा तो वो उसकी मेमोरी को फ्री कर देगा, डी एलोकेट कर देगा। सो यहाँ प्रोग्राम में जो आपने डबल कोलन का साइन देखा है, वो डबल कोलन का साइन जो है दैट इज नोन एज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो वी कॉल इट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। एक यूज तो यही है कि हम क्लास के अंदर जब डिक्लेयर करते हैं अपने फंक्शन को और बाहर डिफाइन करते हैं, सो वी टेल, हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा ना कि वॉइड एरे स्कोप रेजोल्यूशन इनपुट। अगर आपने ऐसे ना लिखा होता, आप क्लास के बाहर सिर्फ वॉइड इनपुट लिख देते, तो उसको लगता कि इनपुट एक जनरल फंक्शन है, इट हैज नो रिलेशन विद द क्लास, है ना। तो उसको ये पता चलता कि इनपुट इज अ जनरल फंक्शन, उसका क्लास के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो ये लिखने से मैं उसको बता रही हूँ कि ये वही इनपुट फंक्शन है जो इस क्लास को बिलोंग करता है। तो स्कोप रेजोल्यूशन इज टू रिजॉल्व द स्कोप, इट टेल्स द बिलोंगिंगनेस। तो ये बताता है कि इनपुट फंक्शन वही है जो एरे क्लास को बिलोंग करता है, उसको हम डिफाइन यहाँ पे कर रहे हैं। ये स्कोप रेजोल्यूशन का एक यूज है। जब आगे आप स्टैटिक मेंबर्स करोगे तो आप इसका दूसरा यूज देखोगे। फिर जब आप इनहेरिटेंस करोगे तो आप इसका फर्दर यूज देखोगे कि कैसे बेस क्लास के थ्रू हम इसको यूज करते हैं। बट यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन का यूज है और हर जगह इसका मतलब वही है। मतलब यही है कि बताना कि कोई भी डेटा या कोई भी फंक्शन कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। सो टू विच क्लास डज इट बिलोंग, वी यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, दैट इज डबल कोलन साइन। अगर हमने अंदर ही डिफाइन किया होता फिर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। फाइन। सो दैट्स हाउ यू डू इट। अब जैसे आपने किया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है या दो टाइम को ऐड करना है, वैसे ही आप दो एरेस को भी ऐड कर सकते हो। आपने यहाँ पर एक आर ले लिया और आप यहाँ लिखना चाहते हो आर इज इक्वल टू पी डॉट एड क्यू, और उसके बाद आप आर डॉट शो करवाना चाहते हो। ठीक है, तो मुझे अब ये ऐड का फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब ऐड का फंक्शन जब आप यहाँ डिक्लेयर करोगे तो इसमें आपका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, एरे। फंक्शन का नाम है ऐड और जो हम रिसीव करेंगे वो भी क्या होगा हमारे पास, एक एरे। सो पैरामीटर जो हम रिसीव कर रहे हैं वो भी हमारे पास एरे होगा। तो मैं इसको अंदर ही डिफाइन कर देती हूँ यहीं पर ही। सो आप जब यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो तो लेट्स से यू हैव रिसीव्ड योर एरे इन एक्स एंड नाउ जो आपको सम रिटर्न करना है उसके लिए आपने एक एरे एस ले लिया। एरेस को ऐड करने की सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों एरेस का साइज सेम होना चाहिए। सो करंट ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड बाय दिस, तो उसका एन तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जो मैं नॉर्मल एन लिख रही हूँ दैट मीन्स ये उस ऑब्जेक्ट का एन है जिसके साथ डॉट लगा हुआ है। सो अगर आप नीचे से कॉल कर रहे हो यहाँ पर कि भाई p डॉट एड q, तो ये p जाएगा दिस पॉइंटर में और ये जो q है ये आपका जाएगा किसके अंदर, x के अंदर, इधर। ठीक है, तो अगर दोनों के n सेम है तभी एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो s के n में भी वही सेम n आ जाना चाहिए एंड वी शुड हैव द लूप व्हिच इज गोइंग टू परफॉर्म द समेशन
सो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एंड आई प्लस प्लस, और होगा क्या, इसमें जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो s डॉट ए आई इज इक्वल टू ए आई प्लस x डॉट ए आई। ठीक है, सो s डॉट ए आई इज इक्वल टू ए आई प्लस x डॉट ए आई, ये होता रहेगा। एल्स अगर साइज ही सेम नहीं है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर दोगे साइज नॉट सेम कांट ऐड, दैट्स इट। और जो भी हमारा रिजल्ट है एस में, दैट शुड बी रिटर्न। सो रिटर्न एस कर देंगे। एस के एन में जीरो डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो कंस्ट्रक्टर अपने आप ही एन को जीरो कर ही रहा है। सो रिटर्न एस हमने यहाँ से कर दिया। सो वी रिसीव्ड एन एरे, हमने चेक किया कि दोनों का साइज सेम है या नहीं। अगर साइज सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, साइज सेम नहीं है तो सिंपली मैसेज शो कर दिया कि साइज सेम नहीं है, ऐड नहीं कर सकते। तो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे वो आपसे पूछेगा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, मैंने कहा 4, और ये 4 नंबर्स हैं। दूसरे में भी मैंने कहा 4 एंड ये नंबर्स हैं। तो अब आप देख रहे हो सेगमेंटेशन फॉल्ट। अच्छा, हमने एरे को मेमोरी तो एलोकेट ही नहीं कराई क्योंकि हम यहाँ पर एरेस को डायनामिकली क्रिएट कर रहे हैं। तो डायनामिकली क्रिएट कर रहे हैं तो मेमोरी भी तो एलोकेट करानी पड़ेगी, है ना। सो मेमोरी भी तो एलोकेट करानी पड़ेगी और वो तभी करानी है जब साइज सेम है। तो सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों आया, बिकॉज यू आर यूजिंग अ मेमोरी जो एलोकेटेड ही नहीं है आपको। सो आप एक ऐसी लोकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो जो आपको एलोकेटेड नहीं है। सो नाउ I allocate the memory to S and then I execute it. क्योंकि क्लास के अंदर है ना कशिश, x डॉट n जो मैं लिख रही हूँ वो मैं क्लास के मेंबर फंक्शन में लिख रही हूँ ना। अगर क्लास का मेंबर फंक्शन यूज कर रहा है तो वो तो यूज कर सकता है। अ फंक्शन विच डज नॉट बिलोंग टू द क्लास वो नहीं यूज कर सकता। इसमें भी हमारा एरे सही से नहीं आया। s डॉट a इज इक्वल टू, अच्छा इसमें क्या हुआ, मैंने डिस्ट्रक्टर बना दिया था ना, तो जब वो लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय होगा वो उसकी मेमोरी फ्री कर रहा है, उसकी वजह से वो रिटर्न नहीं हो पा रहा ठीक से। नाउ इट इज फाइन। ठीक है, सो प्राइवेट मेंबर है लेकिन क्लास के अंदर एक्सेस हो रहा है। किसी और ऑब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता कशिश, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्राइवेट मेंबर्स को आप यूज कर सकते हो। अ मेंबर फंक्शन कैन यूज प्राइवेट मेंबर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आपने पहले भी तो किया है ना, यू डिड इट अर्लियर ऑल्सो। हमने टाइम को तो ऐड किया था, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया था, कंपेयर किया था, तब भी तो हम ऐसे ही कर रहे थे। सो विद इन द क्लास आप प्राइवेट मेंबर्स एक्सेस कर सकते हो, आउटसाइड द क्लास आप नहीं कर सकते। सो एनी मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास कैन एक्सेस द प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक मेंबर्स, बट आउटसाइड द क्लास जो फंक्शंस होंगे वो सिर्फ पब्लिक मेंबर्स को यूज कर सकेंगे, नॉट एनी अदर वेरिएबल। ओके, सो सिमिलरली हम एक क्लास बना सकते हैं जिसके अंदर हमें स्ट्रिंग चाहिए हो। ठीक है, सो स्ट्रिंग में तो आप किसी से नहीं पूछ सकते ना हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्ट्रिंग, पहले तो नहीं पूछोगे अगर किसी का नाम चाहिए या कुछ और एड्रेस वगैरह चाहिए, सो वी कांट आस्क अहेड। तो आपने यहाँ पर क्या ले लिया, क्लास स्ट्रिंग, और यहाँ पर आपका जो एरे होगा दैट विल बी ऑफ टाइप कैर। ठीक है, कैर का आप कोई भी मैक्सिमम साइज दे सकते हो, आपको 100 बाइट्स देना है आपको, क्योंकि वन कैरेक्टर टेक 1 बाइट्स, वो दैट इज अप टू यू व्हाट एवर साइज यू वांट। और इसमें भी आप चाहो तो एन रख सकते हो, बट दैट एन यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, वी टेक एन एस 0, फाइन, एंड if you want to use string.h,
तो आप यहाँ पे string डॉट h ले लोगे, क्योंकि वी हैव वेरियस फंक्शंस इन string डॉट h जो हम यहाँ पे यूज कर सकते, ठीक है। अब ये फंक्शन मैं हटा रही हूँ, आई डोंट नीड दिस। सो ये हो गई आपकी क्लास यहाँ पे बंद, और इसके बाद मैंने बनाया void string input, और यहाँ पर हम उसको पूछेंगे enter a string, और वो स्ट्रिंग आप डायरेक्ट ए से इनपुट कर सकते हो। कैन यू टेल मी, अगर मुझे स्पेसेस के साथ स्ट्रिंग इनपुट करनी हो तो क्या ऑप्शन है? हाउ कैन आई इनपुट अ स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेसेस? व्हाट इज द ऑप्शन टू इनपुट इट विद स्पेसेस? सी इन जो है वो स्पेस को इनपुट नहीं करता, वो टर्मिनेट कर देगा। आप चाहते हो कि स्पेसेस भी इनपुट हो सके, तो आप क्या करोगे उसके लिए? व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? ये सब हमें नहीं चाहिए, और मैंने इसका नाम str दे दिया था ऊपर, so it should be str. So if I execute this code, तो ये मुझसे पूछेगा स्ट्रिंग, मैंने एंटर किया हेलो, दूसरी स्ट्रिंग में एंटर किया थैंक यू। सो आपके पास हेलो और थैंक आ रहा है, स्पेस यू नहीं आ रहा, क्योंकि सी इन जो है वो आपका रीड नहीं करता है। किसको रीड नहीं करता है? स्पेसेस को। तो हम यहाँ पर लिख सकते थे सी इन डॉट गेट लाइन, और यहाँ पर str कॉमा 100, यू गिव द साइज, ठीक है। और आप यहाँ पे चाहो तो साथ में इसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी प्रिंट करा सकते हो। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज n, because we are saving it in n. So now you execute है। so अब मैंने यहाँ पर एंटर किया हेलो वर्ल्ड, थैंक यू। so it is taking the complete thing, पूरा का पूरा स्पेसेस के साथ इनपुट हो रहा है, ठीक है। सो ऐसे आप स्ट्रिंग्स के ऊपर भी क्लास बना सकते हो। अब इसके अंदर आपको कुछ फंक्शंस बनाने हैं खुद से। आप फंक्शन बनाओगे टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवल्स। सो एक फंक्शन होगा काउंट वॉवल्स, जो कि इंटीजर रिटर्न करेगा, दैट इज हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन द स्ट्रिंग। और एक फंक्शन बनाओगे इज पैलिंड्रोम। इस पैलिंड्रोम फंक्शन बूल वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो यू हैव टू रिटर्न ट्रू, और अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है यू हैव टू रिटर्न false. Okay, so that is what you have to do in this class.